मार्गरेट लेबॉर्ट्री के खुफिया दहाने से कुछ फासले पर एक ऊंचे दरख्त की शाखों में छुपी हुई बैठी थी। इसकी आंखों से इंतहाई ताकतवर दूरबीन लगी हुई थी। ये एक छोटा सा जंगल था और राफ्का ने उसे बताया था कि खुफिया रास्ते का दहाना एक पहाड़ी टीले में है और इस वक्त दूरबीन के शीशों में से इसकी नजरें इस पहाड़ी टीले पर ही जमी हुई थी। इसने अपने ग्रुप की 6 सबसे ज्यादा तेज औरतों को इस जंगल में और इस पहाड़ी टीले के इर्द गिर्द ही छुपाया हुआ था, क्योंकि उसे यकीन था कि अगर कोई आदमी इस लेबॉर्ट्री से निकला तो लामुहला इस तरफ से निकलेगा। दूसरे दहाने वहां से काफी दूर और मुखालिफ सिमत में थे। इसने वहां भी 4 साथियों को तैनात कर रखा था। इसकी जेब में ट्रांसमीटर मौजूद था और ये औरतें उसे हर 1 घंटे बाद बकायदा रिपोर्ट दे रही थीं। वैसे वो खुद भी चाहती तो किसी भी वक्त इस ट्रांसमीटर से इनसे रिपोर्ट ले सकती थी। इसे और इसके साथियों को इन जगहों पर पहरा देते हुए 2 घंटे गुजर गए थे, लेकिन अभी तक हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। गो राफ्का ने इसे यही हुक्म दिया था कि जो भी बाहर निकले वो बगैर कुछ पूछे उसे गोलियों से उड़ा दे, लेकिन उसने फैसला किया था कि वो बाहर आने वाले से बाकायदा पूछ करके उसे हलाक करेगी। उसे राफ्का की ये बात समझ में ना आई थी कि आखिर इस तरह बगैर पूछ किए किसी को हलाक करने का क्या मकसद हो सकता है। आखिर इतने भी खौफजदा होने की क्या जरूरत है। आने वाला बहरहाल इंसान ही होगा, कोई माफूकुल फितरत तो होने से रहा। यही वजह थी कि इसने अपनी तमाम साथी औरतों को सख्ती से हुक्म दे दिया था कि जब तक वो हुक्म ना दे तब तक वो किसी पर गोली ना चलाएं। फिर अचानक वो बेख्तियार चौंक पड़ी। इसकी दूरबीन से लगी हुई आंखों में यकलक चमक उभर आई, क्योंकि इसने टीले के एक हिस्से की चट्टान को एक तरफ हटते देखा। ओह, इसका मतलब है कोई आ रहा है, मार्गरेट ने बेचैन से लहजे में बड़बड़ाते हुए कहा। फिर वाकई उसने चट्टान के फटने से पैदा होने वाले दहाने से उसने एक एक्रीमियन औरत को बाहर निकलते देखा और फिर इसके साथ ही वो इस बुरी तरह उछली कि अगर वो फौरन एक हाथ से शाख को न पकड़ लेती तो यकीनन इस ऊंचे दरख्त से नीचे जा गिरती, क्योंकि इसने इस दहाने से जिस औरत को बाहर आते देखा था वो इसकी दोस्त और होटल ग्रीनवेल की मालका ईथर थी। वही ईथर जो मादाम रोजी से पहले इस जजीरे की इंचार्ज थी। ईथर, ये कैसे हो सकता है? ईथर लेबॉर्ट्री में कैसे बच गई? मार्गरेट ने अपने आप को संभालते हुए कहा। ईथर के पीछे 2 एक्रीमियन औरतें भी एक एक करके बाहर आईं और फिर वो तीनों इस टीले से नीचे उतरी और चंदा में वहीं रुककर इस तरह इधर उधर देखने लगी जैसे माहौल का जायजा ले रही हूँ। मार्गरेट ने ईथर के बाद आने वाली दोनों एक्रीमियन औरतों के अंदाज में तरबियत याफ्ता अफराद जैसा चुकन्ना बंद देख लिया था। इसने जल्दी से जेब से छोटा सा ट्रांसमीटर निकाला और इसका एक बटन दबा दिया। हेलो ट्रेसी, तुमने इस पहाड़ी टीले से 3 औरतों को बरामद होते देख लिया होगा। इन पर चारों तरफ से गैस फायर करो और इन्हें फौरी तौर पर बेहोश कर दो। ओवर, मार्गरेट ने तेज लहजे में कहा। यस मादाम, ओवर। दूसरी तरफ से एक आवाज सुनाई दी और मार्गरेट ने ट्रांसमीटर ऑफ करके वापस जेब में रखा और एक बार फिर दूरबीन आंखों से लगा ली। अब ईथर और वो 2 एक्रीमियन औरतें साहिल की तरफ जा रही थीं कि अचानक मार्गरेट ने फिजा में उड़ते हुए बेहोश कर देने वाले कैप्सूलों की मखसूस आवाजें सुनी और दूसरे लम्हे 3 अतराफ से कई कैप्सूल एन उस जगह जाकर जमीन पर गिरे जहां ये तीनों औरतें मौजूद थीं। इसके साथ ही हल्के नीले रंग का धुआं हर तरफ फैल गया। मार्गरेट ने इस नीले धुएं में ईथर और इन 2 एक्रीमियन औरतों को टेढ़े मेढ़े अंदाज में जमीन पर गिरते हुए देखा। चंद लम्हों बाद धुआं छट गया, लेकिन वो तीनों इस तरह टेढ़े मेढ़े अंदाज में जमीन पर पड़ी रहीं। मार्गरेट ने तेजी से अपना रुख बदला और एक बार फिर इस टीले की तरफ देखना शुरू कर दिया, लेकिन जब काफी देर तक कोई बाहर ना आया तो इसने बेख्तियार एक तवील सांस दिया। इसका मतलब है कि बाहर आने वाली यही तीनों औरतें ही हैं, मार्गरेट ने बड़बड़ाते हुए कहा और एक बार फिर जेब से वही फिक्स फ्रिक्वेंसी वाला ट्रांसमीटर निकाला और इसका बटन प्रेस कर दिया। हेलो ट्रेसी, तुमने इन औरतों में मेरी दोस्त ईथर को तो पहचान लिया होगा। ओवर, मार्गरेट ने कहा। यस मादाम, ओवर। दूसरी तरफ से ट्रेसी की आवाज सुनाई दी। तो सुनो, इन तीनों को यहाँ से उठाकर 0 पॉइंट पर ले जाओ। जब ये वहाँ पहुँच जाए तो मुझे इतला दे देना। ओवर, मार्गरेट ने कहा। यस मादाम, ओवर। दूसरी तरफ से जवाब दिया गया और मार्गरेट ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ किया और उसे वापस जेब में रख लिया और एक बार फिर तस्मे के साथ बंधी गले में लटकी हुई दूरबीन को आंखों से लगा लिया। थोड़ी देर बाद इसने अपने ग्रुप की 3 औरतों को इस तरफ बढ़ते देखा जहां ये तीनों औरतें पड़ी हुई थीं। इन तीनों ने इन्हें उठाकर कांधे पर लादा और फिर तेज तेज कदम उठाती एक तरफ बढ़कर दरख्तों के पीछे गायब हो गईं। मार्गरेट की नजरें एक बार फिर इसी पहाड़ी टीले पर जम गईं। थोड़ी देर बाद इसकी जेब में मौजूद ट्रांसमीटर से सीटी की आवाज सुनाई दी और मार्गरेट ने जेब से ट्रांसमीटर निकाल लिया और इसका बटन प्रेस कर दिया। हेलो ट्रेसी, बोल रही हूँ। ओवर, ट्रांसमीटर से ट्रेसी की आवाज सुनाई दी। यस मार्गरेट, बोल रही हूँ। ओवर, मार्गरेट ने जवाब देते हुए कहा। मादाम, इन तीनों को 0 रूम पहुंचा दिया गया है और फीलिया वहाँ मौजूद है। वो तीनों बेहोश हैं। अब मजीद क्या हुक्म है? ओवर, ट्रेसी ने पूछा। मैं वहाँ जा रही हूँ, तुम इस दौरान इस जगह का ख्याल रखना। अगर ईथर और इन औरतों की तरह कोई और बाहर आए तो तुमने इन्हें फौरी तौर पर बेहोश कर देना है और मुझे इतला देनी है। ओवर, मार्गरेट ने तेज लहजे में कहा। यस मादाम, आप बेफिक्र रहें, मैं पूरी तरह होशियार रहूंगी। ओवर,
दूसरी तरफ से ट्रेसी की आवाज़ सुनाई दी और मार्गरेट ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ किया और उसे जेब में डालकर उसने कांधे से लटकी हुई मशीन गन को अच्छी तरह एडजस्ट किया और फिर दरख्त से नीचे उतरने लगी। जीरो रूम एक कोड नाम था जो इसने ज़ेरे आब टनल के दहाने के बाहर बने हुए लकड़ी के इस कैबिन का रखा था जो इस वक्त बंद पड़ा था। मार्गरेट ने यहाँ पहुंचकर उसे खोल लिया। इसका ख्याल था कि अगर इस रास्ते के दहाने से कोई निकला तो वो उसे पूछ के लिए यहाँ से दूर किसी इमारत में ना ले जाना चाहती थी ताकि वो इस इलाके से आउट ना हो सके। यही वजह थी कि इसने पूछ के लिए इस कैबिन को मखसूस किया था और इसका कोड नाम जीरो रूम रख लिया था और अब ईथर और उसकी साथी औरतें वहाँ मौजूद थीं। मार्गरेट दरख्त से नीचे उतरी और फिर तेज तेज कदम उठाती जीरो रूम की तरफ बढ़ती चली गई।